नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्रोथ पर। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिरकार चाइना ने तिब्बत को जो है वो इन्वेड क्यों किया, क्या रीजंस थे, क्या वाकई में दलाई लामा के यूनाइटेड नेशंस में जाने के बावजूद भी चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसके बाद में दलाई लामा ने शरण ली थी भारत के अंदर धर्मशाला स्थान पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या वाकई में भारत ने उस समय जो कदम उठाया था, दलाई लामा को भारत में एंट्री दी थी, वो सही था या गलत था? और उसके बाद में 1962 के अंदर भारत को भी एक वॉर का सामना करना पड़ता है चाइना की तरफ से। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो रणनीतियां थी, वो कितने सक्सेसफुल थी, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चाइना ने किस तरीके से तिब्बत को जो है वो अपने अधिकार में किया, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री से इसका जिक्र करना चाहेंगे। एक बारीक से बारीक बात, छोटी छोटी बात जो है वो आप लोग को बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर की। दलाई लामा एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और व्यक्ति हम लोग नहीं कहेंगे कि ये दलाई लामा जो है एक पोस्ट होती है जो कि सबसे ऊपर होती है, हायरार्की जो है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा एक समरी जो है वो बता देता हूं। चाइना ने जब इन्वेड किया था तिब्बत के अंदर और तिब्बत को अपने शर्तों पर मनवाने की कोशिश की थी, एक 17 स्टेटमेंट फॉर्मूला था। जब तिब्बत ने इनकार किया, दलाई लामा ने इनकार किया कि हम जो है इस स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे, उसके बाद में दलाई लामा अपने पूरे परिवार के साथ में भारत जो है वो आ जाते हैं और ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर आकर शरण लेते हैं और फिर बाद में इनको स्थान दिया जाता है कि आप जो है धर्मशाला में रहिए, वहीं से अपनी गवर्नमेंट जो है उसको रन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आप लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वही काफी था कि एक रिफ्यूजी के तौर पर भारत के अंदर जो है उनको शरण दी गई। तो ये पूरी एक समराइज वे के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। इसकी हम लोग हिस्ट्री से इसकी जानकारी लेना शुरू करेंगे। तिब्बत जो पूरा का पूरा एम्पायर है, ये आप लोग देख सकते हैं कि चाइना से पूरी तरीके से टच करता है, ऊपर मंगोलिया है, इंडिया यहां पर टच कर रहा है, नेपाल है, भूटान है। तो तिब्बत जो डायनेस्टी है ये पूरी की पूरी यहां पर रन किया करती थी। वहां की कुछ प्रोविंस में आप लोग को बताता हूं, जैसे ये है यूसैंग। तो यूसैंग जो है वो एक वहां की छोटा सा एक प्रोविंस हुआ करता था जहां पर तिब्बतन जो डायनेस्टी है वो रन किया करती थी। खाम है, गोलोक है, अम्डो है, नागारी है, ये सब जो है वहां की छोटी छोटी डायनेस्टी जो है वो हुआ करती थी। इन्हीं डायनेस्टीज के अंदर एक छोटी सी डायनेस्टी है लेकिन काफी पावरफुल थी और आज तक उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक गोल्डन एरा था जिसने तिब्बत की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। और वो था यारलुंग डायनेस्टी। यारलुंग डायनेस्टी जो है इसने पूरी तरीके से तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस जो है वो बना दिया था। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, लेकिन इसको एक पड़ोसी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो होता है चाइना। चाइना और तिब्बत के बीच में ये जो टेरिटरी का डिस्प्यूट था ये बहुत पहले से, यानी कि डायनेस्टी जो एरा था वहीं से चलता हुआ आ रहा है और ये जो डिस्प्यूट है वो अब तक भी चलता हुआ ही है। चाइना चाहता है कि वो तिब्बत को जो है वो इन्वेड करे बहुत समय पहले से ही। जिस समय यारलुंग जो डायनेस्टी थी वो उस समय एग्जिस्ट करती थी, तब से ही चाइना जो है उस कोशिश के अंदर लगा हुआ था। लेकिन ये वाकई में बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने अपने जो किंग्स थे उन्होंने अपनी डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पावरफुल जो है वो शो किया था। ये उस समय की पिक्चर है, मतलब इतनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इससे ये आइडिया ला सकते हैं कि तिब्बतन जो प्लेटू है वहां पर पूरा का पूरा ये यारलुंग जो एम्पायर है, तिब्बतन एम्पायर, वो पूरा का पूरा वहां पर फैला हुआ था, एग्जिस्ट करता था। और उसके 33rd जो किंग थे जिनका नाम था गौत्सेन गैम्पो, ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7th सेंचुरी के अंदर जो है वो उस समय राज किया करते थे, लेकिन काफी पावरफुल एक गोल्डन एरा के रूप में वो जाने जाते थे। इनका जो शासन था वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यारलुंग जो वैली है, यारलुंग वैली के अंदर यारलुंग एक रिवर है, यारलुंग सांगपो रिवर हम लोग इसको कहते हैं। यहीं पर इनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है वो एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने फिर अपनी कैपिटल जो है उसको भी मूव कर दिया था और आज जो आप लोग कैपिटल देखते हैं लहासा, बेसिकली वो बहुत लंबे समय से चली हुई आ रही है। जैसे हमने इंडिया का कई बार कैपिटल का जिक्र किया है कि 1911 के अंदर भारत की जो राजधानी थी वो जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय
कोलकाता से नई दिल्ली जो है वो ट्रांसफर की गई थी। यहां तक कि म्यांमार ने भी अपनी जो कैपिटल है इसको बहुत टाइम जो है वो चेंज किया है। तिब्बत ने कभी भी जो है अपनी राजधानी को, कैपिटल को चेंज नहीं किया है। बेसिकली उसकी जो लहासा कैपिटल थी वो बहुत लंबे समय से जो है वो चलती हुई आ रही है। तो ये पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है वो यारलुंग सांगपो जो रिवर है यहां पर बहुत अच्छे से जो है वो कवर करके रखती है, काफी पावरफुल होती है। चाइना अभी भी ये चाहता है कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इसके चलते कहीं ना कहीं वो तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जो चाइना की मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाती है। कोशिशें काफी जो है वो हद तक चलती रहती है। लेकिन अब यहां पर एंट्री होती है मंगोलिया की। आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा। चंगेज खान जो है उसका पोता रहता है गोदान खान, नाम सुनिएगा। गोदान खान जो है वो बेसिकली 1294 के अंदर मंगोल से आता है और तिब्बत को इन्वेड करने की कोशिश करता है। उसके अंदर बहुत अच्छी बात यह रहती है कि ये जो गोदान खान है वो केवल एक एरिया को ही जो है वो कैप्चर करना चाहता है। वहां के रिलीजियस जो सेक्टर है, वहां का जो एम्पायर है उससे कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। तो हम लोग यहां से एक बात पे हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि जब गोदान खान ने आक्रमण किया था तिब्बत के ऊपर तो केवल और केवल उसने वहां का जो एरिया था उसको कैप्चर किया। वहां के कल्चरल जो एक्टिविटीज थी, जो रिलीजियन जितनी भी एक्टिविटीज थी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई खासा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया। लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला जो व्यक्ति आता है वो आता है आगे कौन? चाइना। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने वाली है कि जो चंगेज खान का पोता था गोदान खान, वो बुद्धिज्म से इतना ज्यादा इंस्पायर होता है कि उसने अंतिम दौर के अंदर बुद्धिज्म जो है इसको भी अपना लिया था और खुद जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सम्राट अशोक के लिए पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने उस एरा के अंदर बहुत सारे जो है वो वॉर, बहुत सारे युद्ध जो है वो लड़े, लेकिन अंतिम दौर के अंदर उसने बुद्धिज्म जो है इसको अपनाया। यही नहीं, संघमित्रा यानी कि उनकी जो बेटा था और बेटी थी अशोक के, उनको भी जो है बुद्धिज्म के एक्सपांशन के लिए जो है लगा दिया। यही कहानी जो है वो चंगेज खान के पोते गोदान खान के साथ में होती है और वो बेसिकली बुद्धिज्म को अपना लेता है और उसके साथ में यानी कि कहता है कि मन परिवर्तन हो जाता है। उस तरीके से जो है वो गोदान खान के साथ में हुआ। अब देखिए यहां पर जब हम लोग तिब्बतियन रिलीजन के अंदर हायरार्की को देखते हैं तो दलाई लामा जो है वो सबसे बड़ा पद होता है। ये बेसिकली एक पोस्ट है। जैसे भारत के अंदर अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को काउंट करें तो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। तो दलाई लामा जो है वो सबसे प्रमुख पोस्ट जो है वो हुआ करती है तिब्बत के अंदर। उसके बाद में आते हैं पंचन लामा और फिर सबसे नीचे आते हैं दोरजेब लामा, ठीक है, या दोरचेब जो है उनको हम लोग कहते हैं। ये दो पोस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा जो है वो बेसिकली चाइना से बड़े नाखुश थे क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो चाइना खत्म करने का नाम नहीं ले रहा था। ये वर्तमान के अंदर जो दलाई लामा बने हुए हैं 14th है, बहुत पहले ही 15 साल की उम्र में जो है ये दलाई लामा बन चुके थे। और बेसिकली आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि दलाई लामा का जब चुनाव होता है तो किस तरीके से होता है। इनका ये मानना है कि पुनर्जन्म जो है वो संभव है और जब भी पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ जब होता है, तो दलाई लामा वापस से जन्म लेते हैं पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व के अंदर किसी ना किसी स्थान पर, और उसका ये पता लगाते हैं कि आखिरकार दलाई लामा ने जन्म जो है वो कहां पर लिया है। उसको खोज कर लेके आते हैं और फिर जो है दलाई लामा बनाया जाता है। तो ठीक इसी तरह जो है ये खुद भी दलाई लामा बने हुए हैं। लेकिन अब मैं प्रेजेंट की एक सिनेरियो आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें ये बोलेंगे कि अब जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। हम उसके बाद जो है वो बाद में करेंगे। चिन डायनेस्टी जो है वो चाइना की होती है, जिसने चाइना के अंदर इन्वेजन किया था 1724 के अंदर। तिब्बत को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, ऑन बेसिस ऑफ रीजनल। ये चाहते हैं कि जो रीजनल बेस है, जो धर्म का आधार है तिब्बत के अंदर दलाई लामा का, उसको पूरी तरीके से ये कैप्चर कर लें। सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक इन्होंने जो है वो तिब्बत को एनेक्स किया। बहुत सारा एरिया जो है वो चिंग डायनेस्टी ने यहां पर अपना रूलिंग जो है वो फैलाना शुरू किया था और बहुत सारा एरिया जो है इन्होंने कैप्चर किया। यही नहीं, यहां तक कि कुछ इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उस समय पाकिस्तान हुआ नहीं करता था, तो पूरा का पूरा तिब्बत जो है वो एनेक्स किया चाइना ने, चिंग डायनेस्टी ने, और बहुत सारे
जो एक्सपांशन थे वो चाइना की तरफ से देखने को मिले, लेकिन यहां पर जो दलाई लामा है वो बेसिकली इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चाइना ने जब इन्वेड किया तिब्बत के ऊपर तो पूरी तरीके से इसको कैप्चर नहीं कर पाए। वहां पर पॉलिटिकली तो कैप्चर कर पाए लेकिन रिलीजियनली जो है वो कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि दलाई लामा जो है वो उस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम लोग सीधा आते हैं 1912 के अंदर, 1912 के अंदर, क्योंकि चाइना ने इससे पहले बहुत सारी कोशिशें की कि वो तिब्बत को जो है वो इन्वेड करे, वहां के पॉलिटिकल और रिलीजियस जितने भी हैं उसको पूरा का पूरा चेंज करके रख दे। 1912 से लेकर 1950 तक ये पूरी हलचलें खत्म हो जाती हैं और उसके पीछे जो हाथ बताया जाता है, जो बेस बताया जाता है, वो है शिमला एग्रीमेंट। ये शिमला एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट है, मतलब ये जगह वही है जो कि भारत के अंदर स्थित है। यहां पर तिब्बत बेसिकली यूके की सहायता से, यूके जो है वो यहां पर एंट्री लेता है। क्यों लेता है? कारण ये है कि ये पूरा का पूरा तिब्बत का जो रीजन था वो यूके के अधिकार क्षेत्र में था। यूके ने तिब्बत को जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं किया, चाइना को सौंप दिया कि आप जो है संभालिए। इसलिए चाइना जो है वो बार बार इन्वेड करता था, बार बार परेशान करता था तिब्बत को। शिमला एग्रीमेंट होता है और ये कहते हैं कि बेसिकली कि अब देखिए यहां पर चाइना और इंडिया के बारे में है, तिब्बत और चाइना जो है वो अपने आप में बाउंड्री को लेकर कभी भी डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। तो 1912 से लेकर 1950 तक, 1912 से लेकर 1950 तक ये जो एग्रीमेंट है शिमला एग्रीमेंट, जो कि चाइना और तिब्बत के बीच में होता है, इंडिया के अंदर होता है, यूके के बीच में होता है। यूके जो है इसमें एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है और ये 1950 तक चलता रहता है। तब तक कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो बिटवीन चाइना और तिब्बत के बीच में नहीं होता है। लेकिन ये कहां भी पॉसिबल होने वाला था? माओ जेडोंग जो है, जो कि कम्युनिस्ट है, उनकी सरकार बनती है। अब वो ये चाहते हैं 1950 के अंदर, 1950 के अंदर, कि ये जो दलाई लामा है ये पूरी तरीके से कंट्रोल किसके आ जाए? माओ जेडोंग के। अब माओ जेडोंग जो है वो बेसिकली एजुकेशन के अंदर बहुत जबरदस्त रिफॉर्म करते हैं चाइना के अंदर। अब उन्होंने इन्वेड करना शुरू किया दलाई लामा को कि दलाई लामा जो है वो इनके अधिकार के अंदर आ जाए। बहुत सारे प्रस्ताव जो है दलाई लामा को दिए गए, लेकिन दलाई लामा इस चीज के लिए राजी नहीं थे। बोला यार ये आदमी जो है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग पंचेन लामा जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो पंचेन लामा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक ये कंट्रोल भी कर लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय पंचेन लामा जो है इनकी उम्र होती है महज 12 साल। तो 12 साल के अंदर एक व्यक्ति से हम लोग, किसी भी बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एक बेहतरीन डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए माओ जेडोंग ने सीधे तौर पर पंचेन लामा जो है इसको कैप्चर करना शुरू किया, ताकि ये दलाई लामा जो है इसका कोई भी पावर जो है वो बचे ही ना। और अगर पंचेन लामा को एक बार इसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया दलाई लामा के, तो ये जो पंचेन लामा है ये दलाई लामा के मरने से पहले ही इस दलाई लामा के पद को हासिल कर लेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। माओ जेडोंग ने बहुत जबरदस्त कोशिशें जो है वो यहां पर की, लेकिन फिर भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब दलाई लामा जो है इनकी उम्र, अब जिस समय ये दलाई लामा बने थे ये खुद महज और महज 15 साल के थे। आज जो है इनकी एज 88 ईयर्स हो चुकी है। अब जब दलाई लामा पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कहते हैं कि भैया हमको बचाइए, हम चाइना से काफी परेशान हो चुके हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन कहता है कि भाई हम आपको जो है वो बचा नहीं सकते हैं, हम आपको केवल प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक आश्वासन के तौर पर। हम आपको केवल जो है वो एक आश्वासन दे सकते हैं कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं था। चाइना को यह पता लगता है कि दलाई लामा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंच चुके हैं और आप लोग को पता है कि किसके कंट्रोल में है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के प्रभाव से ही, उसके इफेक्ट से ही चाइना जो है वो 2 कदम पीछे ले लेता है कि यार थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लास्ट टाइम एक बार और समझ जाए, है ना। इसीलिए जो है वो चाइना समझाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो 10 मार्च को एक मीटिंग जो है 1954 के अंदर कंडक्ट करवाता है। कहां पर? वो करवाता है चाइना के अंदर, और इनवाइट करता है दलाई लामा को, आइए और हमारे यहां पर देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। जब दलाई लामा पहुंचते हैं चाइना के अंदर, वो देखते हैं कि यार यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, यहां पर एजुकेशनल ग्रोथ है, यहां पर हेल्थ सर्विसेज सेक्टर के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो दलाई लामा का पूरा माइंड जो मेकअप है वो चेंज हो जाता है कि यार वाकई में चाइना ने बहुत ग्रो किया है। तो चाइना जो है हमारा अहित नहीं सोचेगा, हमारा बुरा नहीं सोचेगा, वाकई में इसने जो है हमारे लिए काफी अच्छा सोच रखा होगा।
यही सोचकर जो है वो बेसिकली दलाई लामा उस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं और एग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन भी कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी पहले मैं जिक्र कर रहा था, 17 जो सेंटेंसेस थे, 17 पॉइंट जो एग्रीमेंट था वो यही था, इसको जो है वो साइन कर दिया गया। लेकिन जब दलाई लामा आते हैं अपने इंडिया के अंदर, ये बात है 1955 की, और यहां पर आकर वो ऐसे योद्धाओं को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूके का अधिकार था भारत के अंदर, तो 1913 के अंदर गदर पार्टी जो है वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर खड़ी होती है कि ताकि भारत को जो है आजाद करवाया जा सके। वैसे ही तिब्बत के कुछ लोग इंडिया के अंदर होते हैं और उनकी मुलाकात होती है दलाई लामा के साथ में। वो लोग कहते हैं कि तिब्बत पर अधिकार जो है वो चाइना करना चाहता है और पूरी व्यवस्थाएं खराब कर देगा। इनकी इतना जुनून देखकर दलाई लामा जो है वो बड़े खुश होते हैं कि यार ये लोग तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो मतलब चाइना जो है वो कहीं ना कहीं झूठा है। यहां पर एक डाउट जो है वो क्रिएट हो जाता है दलाई लामा के, और वो दलाई लामा सोचते हैं कि यार चाइना जो है वो हमारा कभी भी भला नहीं कर सकता है। इसीलिए दलाई लामा जो है वो चाइना की पॉलिसी का विरोध करने लग जाता है। अब चाइना ये सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है हमारा विरोध क्यों करने लग गया, उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए चाइना ने अब जो है वो आर्मी की डिफेंस की हेल्प लेना शुरू कर दिया। बोला अब जो है डिफेंस की मदद से ही हम लोग तिब्बत को जो है वो जीत सकते हैं, हमारे पास में और कोई जो है वो ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए चाइना ने जो है वो इन्वेड करना शुरू किया। कहां पर? तिब्बत के अंदर। अब इस बीच में क्या होता है, जैसे ही इन्वेड करते हैं तो दलाई लामा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंचते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या हम लोग इंडिया के अंदर शरण ले सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर वो इंडिया के अंदर पहुंचते हैं। तो इंडिया के अंदर जब वो आते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से वो इंडिया के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन ये रास्ता जो है वो आसान नहीं था। इसको समझेंगे हम लोग कि दलाई लामा जो है वो लहासा से, यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह है लहासा, यहां से रवाना होते हैं पैदल, क्योंकि चाइना की जो आर्मी थी उन्होंने यहां पर इन्वेजन करना शुरू कर दिया। अब ये पैदल अपने छोटी बहन के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में यहां से जो है वो रवाना होते हैं। इनके साथ में कुछ इनके जो डायरेक्शंस देने वाले जो लोग थे वो भी इनके साथ में होते हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु जो है वो भी इनके साथ में होते हैं। ये यहां से पैदल पैदल चल के जो है वो बहुत लंबा समय, बहुत लंबा रास्ता तय करके जो है वो पहुंचते हैं। सबसे पहले ये नेपाल के थ्रू जो है वो इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने रास्ता बदला और ये जो है वो पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां से जो है इन्होंने एंट्री ली। ये बात जो है वो पता लगती है किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और जवाहरलाल नेहरू जो है वहां पर बहुत सारे लोगों को भेजते हैं कि अब देखिए इनका संदेश जो है वो इनके पास में पहुंचता है कि हम जो है वहां पर एंट्री लेना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि बेशक जो है वो आप लोग हमारी टेरिटरी में आ सकते हैं, आपका वेलकम है। खुद जो है इनके कई साथी अधिकारी जो है जवाहरलाल नेहरू के वो पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश में और इनका स्वागत जो है वो किया जाता है। इसके साथ में ही यहां पर 10,000 जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी इनके साथ में एंट्री लेते हैं और बहुत सारे लोग इनके परिवारजन जो है वो भी इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं। जगह जो दी जाती है वो बेसिकली है धर्मशाला। ये जो डेट आप लोग देख रहे हैं, ये जो डेट आप लोग देख रहे हैं, यह है 31 मार्च की डेट, ठीक है, 31 मार्च की ये डेट है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंट्री ले रहे हैं। ये नहीं, इनके साथ में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है मॉन्क, वो भी इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं और धर्मशाला के अंदर अपनी सरकार जो है वो बनाते हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा फाइनली जो है वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं और वहीं से अपनी गवर्नमेंट जो है उसको रन करना शुरू कर देते हैं। ये जो दलाई लामा आज आप लोग देख रहे हैं ये है 14 के, और इनके बाद में अगले जो बनने वाले हैं दलाई लामा वो 15 पोजीशन के होंगे। दलाई लामा को चुनने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस चीज का विरोध जो है, विरोध मतलब इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ट्रेडिशन से इस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अब हमको एक डेमोक्रेटिक तरीके से दलाई लामा को चुनना चाहिए। अब चाइना जो है वो पंचन लामा को अपने अधिकार में कर चुका है। ऑलरेडी जो पंचन लामा है वो चाइना के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। दलाई लामा ने इस मामले को कई बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंचाया है, लेकिन दलाई लामा का बेसिकली ये कहना है कि हम लोग जिस तरीके से दलाई लामा को इलेक्ट करते हैं अब उसको हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो इलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये पूरी कहानी थी कि किस तरीके से चाइना ने जो है वो इन्वेड किया था
कहां पर? तिब्बत के अंदर, और किस तरीके से जो है वो कब्जा कर रखा है तिब्बत की। अब देखिए बेसिकली तिब्बत के लोग जो है वो बहुत सारे मुद्दे जो है उठाते हैं, कई बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उठाते हैं कि हमको जो है वो चाइना से मुक्त करवाइए, इंडिपेंडेंट करवाइए, लेकिन देखते हैं कि कितने लंबे समय तक जो है वो इनकी ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो चल पाता है और कब जाकर तिब्बत जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाता है। आई होप आप लोग को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे यूपीएससी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा विजय, जिससे आप लोगों को लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।